जैन दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। दिल्ली दंगों की साजिश के इस हाई प्रोफाइल मामले में उमर खालिद सहित शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद जैसे 7 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें अपना स्थायी पता जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजरिया की बेंच ने दलीलों को सीमित समय में सुना, लेकिन समय की कमी और अभियोजन पक्ष यानी कि एनआईए और दिल्ली पुलिस के पक्ष की अनुपलब्धता के चलते फैसला अब 9 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। यह टाल मटोल न केवल उमर खालिद के लिए निराशाजनक है, बल्कि उनके वकील कपिल सिब्बल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिनकी आक्रामक पैरवी के बावजूद कोर्ट ने कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दिया। क्या ये यूएपीए के कठोर प्रावधानों के आगे सिविल लिबर्टीज की हार है या फिर न्यायिक प्रक्रिया की अनिवार्यता? आइए दोस्तों, इस सुनवाई की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसके साथ में जो और 7 लोग हैं, इन्हें क्यों कोर्ट ने जमानत नहीं दी, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और इसके बीच में पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने सीएए के खिलाफ में चक्का जाम जैसे अभियान चलाए, जो कथित तौर पर दंगों का ट्रिगर बने। खालिद को 2020 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। यूएपीए के तहत चार्जशीट में उसे आतंकवादी कृत्य का दोषी ठहराया गया। उसकी जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज की जा चुकी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से लंबी जंग चल रही है। इस सुनवाई में दोस्तों उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल की जोरदार दलीलें देखने के लिए मिली। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि खालिद पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और 4 साल से अधिक जेल में रहने के बाद उन्हें कम से कम अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अभियोजन के पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो यूएपीए की कठोर शर्तों जैसे कि आतंकवाद को बढ़ावा देना उसे साबित करे। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि मेरा मुवक्किल पूरी तरीके से निर्दोष है और लंबी हिरासत से लोकतंत्र कमजोर होता है। सिब्बल की पैरवी हमेशा से आक्रामक रही। उमर खालिद के मामले को लेकर के वो अक्सर यूएपीए को दमनकारी कानून बताते रहे हैं, जो विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभियोजन पक्ष ने कपिल सिब्बल की दलीलों को कड़ी चुनौती दी। दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि उमर खालिद की जमानत देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एसवी राजू ने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि खालिद ने सोशल मीडिया पर मीटिंग्स के जरिए जो है तमाम ऐसे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। उन्होंने सबूत भी पेश किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वीडियो क्लिप्स और गवाहों के बयान, जो कथित तौर पर दंगों की पूर्व योजना को उजागर करते हैं। आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें भी इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी बताया गया। उसमें भी यह दावा किया गया है कि इन लोगों ने दिल्ली की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। एसवी राजू ने जोर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यूएपीए के तहत जमानत आसानी से नहीं मिल सकती। आरोपी फरार भी हो सकता है या फिर साजिश को आगे बढ़ा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 15-15 मिनट यानी कि अभियोजन पक्ष को 30 मिनट का समय दिया, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दबे याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश होते हैं, उन्होंने अतिरिक्त समय की गुजारिश की। बेंच ने इसे सीमित रखा और अंत में समय की कमी का हवाला देकर के सुनवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह सबसे सख्त निर्देश था, सभी आरोपियों से उनका स्थायी पता मांगना। जस्टिस अरविंद कुमार ने सीधे सवाल किया कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जमानत पर रिहा होने के बाद में कहां रहेंगे। यह सवाल जमानत की शर्तों से जुड़ा हुआ था, तो यूएपीए के मामलों में फरार होने के डर से जुड़ा होता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना पते की पुष्टि के फैसला मुश्किल होगा। यह टाल मटोल सिब्बल के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वो कई सुनवाइयों में जमानत की उम्मीद जगा करके जाते हैं, लेकिन हर बार प्रक्रियात्मक बाधाएं
आ खड़ी होती हैं। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के बाद में मीडिया से कहा कि न्याय में देरी न्याय का हनन है, लेकिन कोर्ट की इस कार्रवाई ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, यह फैसला व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो यूएपीए के दुरुपयोग पर बहस को हवा देता है। शर्जील इमाम, जो खालिद के साथ में इस याचिका में शामिल है, उस पर भी भड़काऊ भाषण के गंभीर आरोप हैं। शर्जील इमाम का आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें वो असम को हिंदुस्तान से काटने की बात करता है, असम को अलग बनाने की बात करता है, असम में फौज नहीं घुसने दिया जाए, इस तरीके की बातें करता है। इमाम ने जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए विरोधी स्पीच भी दी थी, जिसे पुलिस देश विरोधी बताती है। अन्य आरोपी जैसे कि गुलफिशा फातिमा, जो कि कथित तौर पर फंडिंग का काम करती थी, उसको भी जेल में डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में यूएपीए जमानतों पर सख्त रुख अपनाया है। साल 2023 में खालिद की याचिका खारिज करते हुए यह कहा गया था कि साजिश के सबूत मजबूत हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी और मानवाधिकार संगठन यह दावा करते हैं कि यह कानून राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इन लोगों को, जो भी मानवाधिकार के संगठन हैं, क्या इन्हें उन लोगों के अधिकारों की चिंता नहीं है जो दंगों की वजह से सफर कर रहे हैं? 2020 के दंगों में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए। क्या निर्दोषों को बिना ट्रायल के जेल में सड़ना न्याय है? वहीं बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि दिल्ली दंगों के दोषी को जमानत देकर के क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं? इस टाल मटोल के पीछे कई कारण है। पहला, यूएपीए की तमाम धाराएं। यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत तभी मिलती है जब कोर्ट को लगे कि आरोप बेबुनियाद हैं, जो अभियोजन के मजबूत सबूतों के आगे मुश्किल है। दूसरा, कोर्ट की दोस्तों समय सीमा, बेंच ने दलीलों को छोटा रखा जिससे पूरी पैरवी न हो सकी। तीसरा, पता जमा करने का भी निर्देश दिया गया। यह जमानत की शर्तों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन आलोचकों का यह कहना है कि आरोपी को ट्रैक करने का बहाना है। कपिल सिब्बल के लिए यह झटका दोस्तों इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो खालिद केस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मान रहे थे। कपिल सिब्बल जो कई हाई प्रोफाइल केसेस लड़ चुके हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का 2G स्कीम, आपको याद होगा, यहां पर भी उम्मीदें जगाई, लेकिन कोर्ट का रुख सख्त रहा था। 9 दिसंबर की सुनवाई में अगर फिर से यह टाला गया तो खालिद की जेल अवधि 5 साल पार कर जाएगी, जो ट्रायल की धीमी गति पर भले सवाल खड़े करे। भले ही कपिल सिब्बल कहे कि यह ट्रायल बहुत धीमी गति से हो रहा है, लेकिन एक ऐसा आरोपी जिसके ऊपर लार्जर कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगे हैं, एक ऐसा आरोपी जो दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने का मास्टरमाइंड हो, तो ऐसे में उसको जेल में रहना तो बनता है। अंत में दोस्तों, यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलताओं को उजागर करता है। एक तरफ यूएपीए जैसे कठोर कानून राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो निर्दोषों को लंबे इंतजार में जो है झुला सकते हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं। उमर खालिद की जमानत पर फैसला टालना न केवल कपिल सिब्बल की पैरवी को झटका है, बल्कि लोकतंत्र में संतुलन का सवाल भी। क्या 9 दिसंबर को अब उमर खालिद को राहत मिलेगी या फिर से ये जंग लंबी चलेगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन तब तक उमर खालिद जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा। न सिर्फ उमर खालिद के साथ साथ शर्जील इमाम और बाकी के जो और 5 से 6 लोग हैं, इन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। कपिल सिब्बल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं उमर खालिद को जेल से बाहर निकलवाने के लिए। कपिल सिब्बल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपनी वकालत की पूरी नॉलेज, अपना पूरा ज्ञान झोंकने में लगे हुए हैं इस मामले में, लेकिन उमर खालिद को हर बार झटका ही लगता है। और यह झटका सिर्फ उमर खालिद नहीं, बल्कि कपिल सिब्बल के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस मामले में कपिल सिब्बल बार बार अपनी तमाम स्ट्रेटेजी के तहत, बार बार अपनी तमाम जो योग्यता है उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जाते हैं, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को 11,000 वोल्ट का झटका ही लगता है, और यही इस बार भी हुआ। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।